डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी विषय के तीसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग दूसरा चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर है मानव जनन। ठीक है, मानव जनन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जनन क्या है, या इसको प्रजनन भी कहा जाता है, जनन भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में से रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, जनन किसे कहते हैं? ठीक है, जनन किसे कहते हैं? आप लोग को इससे पहले भी बताए होंगे कि पुराने पीढ़ी से नए पीढ़ी का उत्पन्न होना ही जनन कहलाता है अथवा प्रजनन कहलाता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ओल्ड इंडिविजुअल इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन क्रिया जो है समस्त जीवधारियों में पाई जाती है। प्रजनन क्रिया भी एक प्रकार की जैविक क्रिया है, लाइफ प्रोसेस है। जैसे अन्य प्रकार के जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, सर्कुलेशन है। ठीक है, ये सभी जैविक क्रियाएं हैं। ठीक उसी प्रकार प्रजनन भी एक जैविक क्रिया है, जिनके द्वारा पुराने पीढ़ी से नए पीढ़ी को जन्म देते हैं। ठीक है, प्रजनन के जीवधारी के अंदर प्रजनन क्रिया पाए जाने के कारण ही अपने जात के संख्या की निरंतरता को बनाए रखता है प्रत्येक जीवधारी। ठीक है, प्रजनन क्रिया द्वारा ही अपने जात के सदस्यों की संख्या को निरंतरता बनाए रखता है या निश्चित बनाए रखता है, जिनके कारण उनके जात के सदस्यों की संख्या कम नहीं होती है। ठीक है, बल्कि बढ़ती रहती है। ठीक है, अगर किसी जीवधारी का या किसी एक जीव जात के सदस्यों में प्रजनन क्रिया अगर रोक दी जाए किसी माध्यम से, तो प्रजनन क्रिया नहीं होगी तो अगली पीढ़ी भी जन्म नहीं लेगी, जिसके कारण धीरे धीरे उनके जात के सदस्यों की संख्या कम होती जाएगी। क्योंकि मृत्यु होती जाएगी तो संख्या क्या होगी, कम होगी, और अंत में वो जीव जात इस पृथ्वी से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए प्रजनन क्रिया जो है, प्रजनन क्रिया के द्वारा ही प्रत्येक जीव जात अपने जात के सदस्यों की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है, प्रजनन क्रिया इससे पहले हम आप लोग बताए थे कई प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कायिक जनन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, मानव में नहीं पाया जाता है। मानव में केवल एक ही प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन ही पाया जाता है। ठीक है, और लैंगिक जनन कहते हैं किसे? ठीक है, तो जनन की वह भी जिसमें नर और मादा जनन इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। जनन की इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जनन की वह भी जिसमें नर और मादा जनन इकाइयों की अथवा कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। जनन की इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन अथवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानव में पाया जाता है, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है, ठीक है, जो अन्य प्राणियों की तुलना में इनकी शारीरिक संगठन या बनावट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जटिल प्रकार का होता है। ठीक है, इसलिए इसमें केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे मानव में जो लैंगिक जनन क्रिया होती है किस प्रकार होती है। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन क्रिया किस प्रकार होती है?
मानव जो है एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। एक लिंगी प्राणी यानी कहने का मतलब है कि नर और मादा जनन जो भी अंग होते हैं वो अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पाया जाता है। इसलिए मानव जो है एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। और एक लिंगी प्राणी के साथ साथ मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। मानव में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी कहने का मतलब है कि मानव में नर और मादा को अगर पहचानना है तो हम बाह्य लक्षणों के आधार पर भी हम पहचान लेंगे कि कौन नर है और कौन मादा है, कौन मेल है कौन फीमेल है। क्योंकि शारीरिक बनावट मेल और फीमेल का इस प्रकार होता है कि हम बाह्य रूप से उनके लक्षणों को देखकर पहचान लेंगे कि सामने जो है वो मेल है कि फीमेल है। जैसे मेल जो होता है, मेल में मूछें पाई जाती है, मूछों को देख के भी हम पहचान लेंगे कि यह मेल है, जबकि फीमेल में मूछें नहीं पाई जाती है। मेल जो होता है उसके वक्ष भाग पर, ठीक है, बाल पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में ऐसा बहुत कम पाए जाने की चांसेस होती है, ठीक है। मेल जो होता है, मेल में स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय रूप से होती है, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। मेल जो होता है, मेल में मेल की आवाज़ मोटी होती है, भारी होता है, ठीक है, जबकि फीमेल की आवाज़ जो होती है हल्की और पतली होती है। तो इस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि जो मानव है, मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि मेल में लैंगिक क्रिया किस प्रकार होती है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। जो नर होता है, देखेंगे जो मेल होता है और ये फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। मेल जो होता है, मेल में जो है मेल गैमीट का निर्माण होता है। मेल जो होता है, मेल में मेल गैमीट का निर्माण होता है, जैसे शुक्राणु है, स्पर्म है, ठीक है। और फीमेल जो होती है, फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, जैसे अंडाणु है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट जैसे अंडाणु, मेल के अंदर मेल गैमीट जैसे शुक्राणु, स्पर्म, इसका निर्माण होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं और आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप अगली प्रवस्था जो बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। जाइगोट क्या? युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के फलस्वरूप ये इसी जाइगोट में कई प्रवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे मरुला है, ब्लास्टूला है, गैस्ट्रूला है, ठीक है। गैस्ट्रूला के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, इम्ब्रियो का निर्माण होता है, मरुला, गैस्ट्रूला, ठीक है, चलिए ब्लास्टूला होगा, तब गैस्ट्रूला बनेगा, तब जाकर क्या बनेगा? गैस्ट्रूला के बाद जो है इम्ब्रियो बनेगा। इम्ब्रियो बनेगा। देखेंगे कि जो जाइगोट बना है, जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मरुला बनता है, ठीक है, मरुला से ब्लास्टूला बनता है,
ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला से एम्ब्रियो बनता है, और यही एम्ब्रियो बाद में शिशु का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और यही शिशु जब जिस समय आता है, ठीक है, तो जो फीमेल है, फीमेल के गर्भाशय से ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मानव में लैंगिक जनन क्रिया इस प्रकार होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रकार होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। लैंगिक जनन से संबंधित कुछ टर्म होते हैं, उन्हीं टर्म को हम लोग जानेंगे, तब जाके इनके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे, मादा जनन तंत्र, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले उससे संबंधित कुछ टर्म होते हैं जिनको हम लोग जान लिया जाए। ठीक है, देखेंगे। पहला इसमें है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस है, या इसको हम कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या है? इसको युग्मक जनन कहते हैं। देखेंगे, मेल के पास जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, और मेल के अंदर जो मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस, वृषण होता है। वृषण के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, इसी क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। क्योंकि नर है तो नर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होगी। ठीक है, और अगर फीमेल है तो ओजेनेसिस की क्रिया होती है, ओजेनेसिस क्रिया होती है। ओजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप अंडाणुओं का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, जबकि मेल के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस है। अगर नर है तो नर के अंदर देखेंगे, मेल है तो मेल के अंदर जो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। अगर फीमेल है, फीमेल के अंदर जो होगा, फीमेल है तो ओजेनेसिस, ओजेनेसिस की क्रिया होती है, और ओजेनेसिस के फलस्वरूप जो है ओवम का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, ओवम का निर्माण होता है, यानी अंडाणु का निर्माण होता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए, स्पर्म जो बनता है वो टेस्टिस में बनता है। नर के किसमें बनता है? टेस्टिस में। ठीक है, और ओवम जो बनता है वो ओवरी में बनता है। ओवम जो होता है ओवरी में बनता है। इसी क्रिया को क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस करते हैं। ठीक है, यानी गैमीट का निर्माण होना है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आगे देखेंगे दूसरा टर्म क्या है। दूसरा टर्म देखेंगे, दूसरा टर्म है निषेचन। निषेचन ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया क्या कहलाती है? अभी मैं बताया कि नर जो होता है, नर के अंदर नर युग्मक बनता है, और मादा जो होते हैं, मादा के अंदर मादा युग्मक बनता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट बनता है। जब नर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये निषेचन का डेफिनेशन हुआ। आगे देखेंगे, अगला जो टर्म है, अगला है यूमनज। क्या है?
ह्यूमनज है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट है। देखेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है तो अगली प्रवस्था बनती है, जो अगली प्रवस्था बनती है वो जाइगोट कहलाती है। क्या कहलाती है? जाइगोट, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में निषेचन क्रिया करता है तो बनने वाली अगली प्रवस्था जो होती है जाइगोट कहलाती है। जाइगोट जो होती है 2n अवस्था में पाई जाती है, 2n अवस्था यानी द्विगुणित अवस्था में होती है, डिप्लॉयड अवस्था में होता है, ठीक है। यानी इनमें गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े में पाए जाते हैं, क्योंकि n मेल गैमेट जो होता है n होता है, ठीक है, और फीमेल गैमेट भी n, ये दोनों n आपस में निषेचन क्रिया करते हैं तो 2n अवस्था बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट याद रखिएगा सदैव ही 2n अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला है विदलन। क्या है? विदलन, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। विदलन है या क्लीवेज इसको कहते हैं, ठीक है। देखेंगे कि जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में समसूत्र विभाजन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अभी मैं बताया हूँ शुरू में विभिन्न प्रवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे मारुला है, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है, इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और अंत में इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो से क्या होता है? शिशु का निर्माण होता है, एक परिपक्व शिशु का निर्माण होता है, ठीक है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। अगला है अंतरोपण, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन, अंतरोपण, इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए जब भ्रूण का इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, ये इम्ब्रियो बनता है, भ्रूण का निर्माण जब हो जाता है, ठीक है, तो ये भ्रूण एम्बिलिकल कार्ड के द्वारा जो माता का गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है गर्भाशय की, उस एंडोमेट्रियम के थ्रू ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अंतरारोपण कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। जिनके इसे एम्बिलिकल कार्ड जब जुड़ जाता है एंडोमेट्रियम लेयर से, तो उसी के माध्यम से जो भी शिशु होता है उसका पोषण चलता है, ठीक है। जो भी भोज्य पदार्थ माता के रक्त में पाए जाते हैं वो इन एम्बिलिकल कार्ड के द्वारा ही नाभिरज्जु कहते हैं, ठीक है, इसी के द्वारा शिशु के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो इसी क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है गर्भावधि, ठीक है। क्या है? गर्भावधि है, ठीक है। गैस्टेशन पीरियड कहते हैं, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक। ये गर्भावधि क्या होता है? देखेंगे निषेचन से लेकर और प्रसव तक के समय अवधि को हम क्या करते हैं? गर्भावधि कहते हैं। निषेचन क्रिया से लेकर शिशु के प्रसव, जब भी शिशु के जन्म लेने से पहले तक के समय अवधि को हम क्या करते हैं? गैस्टेशन पीरियड कहते हैं या गर्भावधि कहते हैं। और मानव में जो मादा होती है उसमें गर्भावधि जो होता है गैस्टेशन पीरियड, वो लगभग 270 डेज का होता है। 270 डेज, जैसे को हम 9th मंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अगला है प्रसव, लास्ट है प्रसव। देखेंगे जब यदि भ्रूण शिशु के रूप में रूपांतरित हो जाता है और परिपक्व हो जाता है गर्भाशय के अंदर, माता के गर्भाशय के अंदर, तो प्रसव क्रिया होती है और इसी प्रसव क्रिया के द्वारा ही शिशु क्या होता है? जन्म लेता है। तो ये सभी क्रियाएं लैंगिक जनन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है।
इसीलिए मैं छोटी छोटी जो बातें थी उसको हम सोचे पहले बता दें ताकि आगे समझने में अच्छा भी रहेगा, ठीक है, समझ में आप लोग को आएगा। नहीं तो निषेचन क्या है, वैसे भी ये तो लोअर क्लासों में भी बच्चे जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है ये टर्म तो ये सभी टर्म बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे।